हेलो नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के चलते आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति तथा पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति तथा हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति तथा भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति जैसे टॉपिकों को शामिल किए। इससे बीपीएससी धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। आप यहाँ से 1 से 2 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों का एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपने इससे पहले टायर 2 का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें ऑक्सबो लेक्स पूछा गया था कि ऑक्सबो लेक का निर्माण किन के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। अगर जैसे ही पूछ लेता वी आकार की घाटी या यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी जैसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब इन्हीं टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए आपके समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि सबसे पहले बात करेंगे नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अगर इनकी स्थलाकृति पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेनी है। जैसे उद्गम किसे कहा जाता है, तो नदियाँ जिस स्थान से निकलती है उससे हम लोग उद्गम कहते हैं। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। और मुहाने की बात करते हैं, जहाँ नदियाँ सागर में मिल जाती हैं उसे हम लोग मुहाना कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम बताते चलेंगे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पहले नदियों की 3 अवस्थाएं होती है, ये भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहली जो अवस्था आती है वो आपकी युवा अवस्था आती है। क्या आती है? युवा अवस्था। दूसरी जो है वो प्रौढ़ावस्था है और तीसरी जो वृद्धावस्था है, ठीक है। इन 3 प्रकार की नदियाँ होती हैं। जो सबसे पहले बात करते हैं युवा अवस्था। जो युवा अवस्था की नदियाँ होती हैं, ये आपकी नदियाँ पर्वत की ढालों पर देखने को मिलती। कहाँ देखने को मिलती? पर्वत की ढालों पर देखने को मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नदियाँ जब पर्वत पर होती हैं तो क्या कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। तो आपको बताना रहेगा। तो ऐसे में आपको अगर पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। जब नदियाँ पर्वतों की ढालों पर होती हैं तो वो युवा अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में? तो युवा अवस्था। और जब ये नदियाँ पर्वतों की ढालों पर होती है तो केवल ये अपर्दन करती हैं। क्या करती हैं? अपर्दन मतलब घिसावट करती हैं, चट्टानों को काटती हैं, उसको घिसती हैं। इसी को हम लोग अपर्दन बोलते हैं। तो युवा अवस्था में होती हैं जब नदियाँ पर्वतों पर होती है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं। कब? जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं तब हम इसे प्रौढ़ावस्था की नदियाँ कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करती हैं नदियाँ? आपका नदियाँ इसमें अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करती हैं। क्या क्या करती हैं? अपर्दन के साथ में निक्षेपण भी करती हैं, ठीक है। अपर्दन के साथ में निक्षेपण मतलब जो ऊपर से घिस के, मतलब पर्वतों से जो भी घिसावट के साथ चट्टाने अपने साथ घिस के लेके आती, बहा के लेके आती हूँ, उनको यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में जमा भी करती हैं। मतलब निक्षेपण का मतलब जमाव करती हैं या इकट्ठा एक जगह करती हैं, ठीक है। तो अपर्दन भी करती हैं और इकट्ठा भी करती हैं प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा आता है वृद्धावस्था। इसमें नदियाँ अपने मुहाने तक पहुँचती हैं, ठीक। इसमें नदियाँ जो है ना मुहाने तक पहुँचती, मतलब कि सागर में गिरने वाली कंडीशन तक पहुँच जाती हैं और ढाल कम होने के कारण केवल ये निक्षेपण करती हैं। और आपने देखा होगा कि जब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं तो उससे पहले ये डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये इसी निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा ये डेल्टाओं का निर्माण होता है। मतलब वहाँ पे जो भी बहा के ले जाती हैं उनको इकट्ठा करती हैं, ठीक है। तो तब वे वृद्धावस्था में होती हैं, ठीक है। ये कुछ 3 पॉइंट थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, इनको जानना भी जरूरी था। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता था आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो नदियों द्वारा स्थलाकृति बनती हैं उनसे हम लोग किस किस नाम से जान। हमारा मेन टॉपिक है वो नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसको डालेंगे नंबर 1 डालेंगे। जो पहली आकृति आपकी बनती है वो बनती है छिप्रिका, जिसको हम लोग रैपिड्स बोलते हैं। नदियाँ जब पर्वत क्षेत्र पर होती हैं तब मुलायम चट्टानों को काट देती हैं, किंतु कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती हैं, जिस कारण ऊबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम लोग छिप्रिका कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छिप्रिका का निर्माण निम्नलिखित में से किस के द्वारा होता है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए नदियों द्वारा, ऑप्शन में पर्वतों द्वारा, ऑप्शन में भूमिगत जल द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो छिप्रिका का निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। फिगर में दिख रहा होगा ये नदियाँ बह रही हैं, देख रही हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते बना रही हैं, पथरीले रास्ते हैं, दिख रहे होंगे। जो भी काट पा रही हैं उसको बहाए ले जा रहे हैं, जो नहीं काट पा रही हैं वो पत्थर वहीं पे टिके हुए हैं। यही आपका क्या है? ये आपकी छिप्रिका है, ठीक है। ये भी, इसका निर्माण भी आपका नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या बनाती है। दूसरा आता है, ये भी आपकी नदियों द्वारा निर्मित आकृति है, वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली। ये नदियाँ जब दो पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। क्या करती है? जब नदियाँ
दो पर्वतों के बीच से निकलती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, देखिए ये ऐसे वी आकार की घाटी, इसका निर्माण भी आपका नदियों द्वारा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कि नदियों के द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, पवनों द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा। ठीक है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा गार्ज। गार्ज की बात करते हैं, जो वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे हम लोग गार्ज कहते हैं। जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां गार्ज का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा दो पर्वतों के बीच से जब नदियां बह रही थी तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती थी, और जब वे बहते बहते और ज़्यादा गहरी कर देती हैं तो उसे हम लोग गार्ज बोलते हैं। इसका निर्माण भी नदियों के द्वारा ही होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कैनाइन आता है। कैनाइन, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण भी नदियों के द्वारा ही होता है और इससे आई आकार की घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, यह गार्ज से भी गहरा होता है। देखिए जब नदियां पहाड़ों के बीच से बहती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वी आकार की घाटी, और जब वही वी आकार की घाटी थोड़ी गहरी हो जाती है तो उसे हम लोग गार्ज बोलते हैं, और जब गार्ज से भी गहरी हो जाती हैं तो उसे हम लोग कैनाइन या आई आकार की घाटी बोलते हैं। ठीक है, इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है, मतलब सबसे सीधे ढाल होती है, एकदम खड़ी ढाल होती है, इसलिए इसको हम लोग वी आकार की आई आकार की घाटी या कैनाइन बोलते हैं। सबसे गहरा कैनाइन जो है यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन है। ठीक है, फिगर में जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हैं कि ये आपकी नदी बह रही है और ये सीधे देखिए खड़ी धार है, खड़ी ढलान है। ठीक है, जो ऐसे जब होता है ये नदियाँ किनारे से बह रही है। ठीक है, तो ऐसी को हम लोग आई आकार की घाटी या कैनाइन बोलते हैं। फिर जलप्रपात आप जानते होंगे, नदियाँ जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती है, या पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है तो उसे जलप्रपात, इसका निर्माण भी आपका नदियों द्वारा होता है। और नमन कुंड किससे कहते हैं, इसका निर्माण भी नदियों द्वारा। जब जलप्रपात के अपमान से नदियां जब नीचे गिरती हैं तो एक गड्ढा तथा कुंड का निर्माण कर देती हैं, जिसे हम लोग अवनमन कुंड कहते हैं। जब नदियां आप देख रहे होंगे झरने के रूप में पर्वत से गिरती हैं और जहाँ पे नीचे गिरती हैं वहाँ पे एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग अवनमन कुंड कहते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये झरना आपका गिर रहा है ये नीचे, और ये देखिए यहाँ पे गड्ढे का निर्माण कर रही हैं, और ये आपका इसी को बोलते हैं अवनमन कुंड। फिर नेक्स्ट आता है एस आकार की घाटी। नदियां मैदानी क्षेत्रों में मुलायम चट्टानों को काट देती हैं तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती हैं। इस कारण एस आकार की घाटी का बनाता है, जिसे हम लोग निडांडर और विसर्प भी कहते हैं। जैसे ये देखिए आप, नदियां यहाँ पे कठोर चट्टानें हैं इसलिए इसको काट नहीं पाई, इसलिए नदियां घूमती हुई ऐसे ऐसे करके जब जाती हैं, घूमती हुई जानते हैं, तो उसको हम लोग एस आकार की घाटी बोलते हैं। इसका निर्माण भी नदियों के द्वारा ही होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, इंग्लिश के नाम से पूछा गया था, ऑक्सबो लेक्स पूछ करके नाम पूछा गया था। अगर आपसे गोखुर झील या ऑक्सबो लेक करके नाम पूछा जाए तो आप इसको याद रखेंगे। यही क्वेश्चन बीपीएससी टायर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो गोखुर झील क्या होती है, जो एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है, जैसे एस आकार की घाटी ऐसे ऐसे जाती है और जब ये सीधी हो जाती है, मतलब अब ऐसे ऐसे जा रही है, अगर ये सीधी हो जाएगी तो कुछ हिस्सा ये वाला बच जाएगा, ये हिस्सा कुछ बच जाएगा और ये कुछ ऐसा शेप बनाएगा। तो जो यहाँ पे बच जाती है वहाँ पे एक झील का निर्माण होता है, जिसे हम लोग गोखुर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, गोखुर झील बोलते हैं, इसे परितत्व झील भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण भी आपका नदियों के द्वारा होता है। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है तटबंध। तटबंध क्या होता है, जब मैदानी क्षेत्र में नदियां आती हैं तो अपने किनारे पर सिल्ट या गाद या कचरा को जमा कर देती हैं, जिसे हम लोग तटबंध कहते हैं। जैसे ये नदियां बह रही हैं, अपने साथ जो भी ये बहा के लाती हैं उनको यहीं किनारे पे जो जमा कर देती हैं, और यहीं पे हल्का सा जगह बचती है और उसी से पानी जो है ना सागर में जाके गिरता है, और इसीलिए इसको हम लोग तटबंध बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ये गार्ज को जमा कर देती है और सब रास्ता जो है सकरा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग तटबंध बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नदी द्वीप तो आप जानते होंगे नदियों द्वारा बनता है। जब नदियां अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती हैं तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। जो तटबंध होता है और नदी द्वीप जो होता है वो दोनों बहुत उपजाऊ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वितारिका। वितारिका जो है, ये नदियां जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाती है, जिससे नदियां कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं और इन शाखाओं को वितारिका बोलते हैं। ठीक है, जब नदियां एकदम ढाल पे किनारे पे पहुंच जाती है तो नदियां ऐसे ऐसे बहती हुई कई शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं, और जब कई शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं नदियां, और तो इनको हम लोग वितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिका।
नेक्स्ट आता है डेल्टा। जब दो वितारिकाओं के बीच जब गाद या सिल्ट जमा हो जाता है तो वह जब त्रिभुज के समान आकृति बना लेता है, जिसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे कि ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, तो बीच में जब ये गाद या कचड़े को जमा कर देते देखें त्रिभुज की जैसी जब आकृति बना लेती है, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। और यह बहुत उपजाऊ होता है, ये दिया गया है, बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे हम लोग सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए नदियाँ यहाँ ऐसे ऐसे नदियाँ बह रही हैं, बीच में देख रहे हैं ये देखिए त्रिभुज के आकार की आकृति बन रही है, और ये बहुत उपजाऊ होता है, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। फिर जो नदियों द्वारा लास्ट है वो बनता है ज्वार नदी या एस्चुरी बोलते हैं इसको। ये नदियों द्वारा बनने वाली सबसे आखिरी आकृति है। जब किसी नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा हो जाता है तो नदियाँ अपने सिल्ट को जमा करके किनारे पर वितारिका बनाकर नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि दोनों किनारों पर पर्वत होता है, अतः यह सिल्ट को सागर में ही गिरा देती हैं, जिसे हम लोग एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं ये नदियाँ बह रही हैं और इधर एक पर्वत हो गया, इधर एक पर्वत हुआ, तो यहाँ पे जो तटबंदी वाला काम होता है ये लोग कर नहीं पाती, इस वजह से जो अपने साथ बहा के लाती हैं गाद या कचड़ा या जो भी, वो सीधे सागर में गिराती हैं, और जब सागर में गिरा देती हैं तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वार नदी या एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। आगे को मैंने समझा दिया नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब एक लाइन में आपको देख लेते हैं कि नदियों द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है। सबसे पहले छिप्रिका निर्मित होती है, जो कि पहाड़ों से होती हुई काटती हुई पहाड़ों को काटती हुई आती है, उसको छिप्रिका। वी आकार की घाटी जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है तो उसे वी आकार की घाटी बोलते हैं, और जब वी आकार की घाटी गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज बोलते हैं। देखिए ये सब नदियों द्वारा निर्मित आकृतियां हैं। कैनाइन और आई आकार की घाटी जब गार्ज और भी गहरा हो जाता है तो उसे कैनाइन तथा आई आकार की घाटी बोलते हैं। फिर जलप्रपात का निर्माण होता है, जब नदियां पहाड़ों से नीचे गिरती हैं तो एक झरने का निर्माण करती है, जिसे जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। के अवनमन को नवनमन का जब झरना नीचे गिरता है तो वहीं पे एक गड्ढे जैसा निर्माण करता है, जिसे हम लोग अवनमन कोट बोलते हैं। इस आकार की घाटी ये भी नदियों द्वारा निर्मित है। गोकुर झील जिसे ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? बीपीएससी में, बीपीएससी टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोकुर झील जिसे ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी नदियों द्वारा निर्मित है। और तटबंदी ये भी नदियों द्वारा, नदी द्वीप ये भी नदियों द्वारा बनता है, वितारिका ये भी नदियों द्वारा, डेल्टा ये भी नदियों द्वारा, और एस्चुरी ये भी नदियों द्वारा बनता है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब नदियों द्वारा बनती हैं। इससे क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति। अब आपको याद रखना है कि भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है उसके बारे में पढ़ना है। तो भूमिगत जल द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वह चूना पत्थर की प्रधानता के कारण, जहाँ पे आपको चूना पत्थर की मात्रा अधिकता होगी वहीं पर भूमिगत आकृतियां आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो आकृतियां बनती है ये भूमिगत जल के अंदर, जो भूमिगत जल जो भूमि के अंदर जल होता है उसी के द्वारा बनाई गई आकृतियां होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं हम लोग घोल रंध्र बोलते हैं, या काष्ठ प्रदेश। ये मतलब काष्ठ प्रदेश को कह सकते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर के ऊपर के भाग में बनती है तथा इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। जैसे ये आपकी सतह है, इस पर छोटे छोटे छिद्र ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। जो ऐसी आकृतियां बनती है उनको हम लोग घोल रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोल रंध्र। ये आपको फिर दूसरी आकृति कौन सी? दूसरी आकृति डोलाइन, या घोल रंध्र से आकार में बड़े होते हैं। जैसे ये घोल रंध्र हो गया, और फिर जाते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको हम लोग डोलाइन बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा गड्ढा हो जाता है तो उसको हम लोग डोलाइन बोलते हैं। यू वाला क्या होता है? यू वाला डोलाइन से भी बड़ा गहरा होता है। जो यू वाला होता है वो डोलाइन से भी बड़ा गहरा। मान लो ये हो गया आपका घोल रंध्र हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये उससे बड़ा हो गया डोलाइन हो गया, और आगे बढ़ेंगे ये उससे भी बड़ा हो गया, तो इससे हम लोग यू वाला बोलते हैं। जो ऐसे गड्ढे होते हैं इनको हम लोग, पहले वाले गड्ढे को हम लोग डोलाइन बोलते हैं, सॉरी, पहले वाले गड्ढे को हम लोग घोल रंध्र बोलते हैं, और दूसरे वाले गड्ढे को डोलाइन, और तीसरे वाले गड्ढे को युवाला बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, जैसे ये आपकी सतह है, ठीक है। जो सबसे पहले देखो छिद्र दिख रहा है इसको घोल रंध्र बोलते हैं। फिर उससे बड़ा जो छिद्र आता है उसको हम लोग डोलाइन बोलते हैं। फिर जो उससे भी गहरा है उसको हम लोग युवाला बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब भूमिगत जल के अंदर जब जल यहाँ से प्रवेश करता है तो और भी बहुत सी आकृतियाँ बनती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी ये ऊपर की आकृतियाँ आपको बताएं हैं। सबसे पहले को क्या बोलते हैं? सबसे पहले वाली आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे हल्का सा गड्ढा होता है उसे घोल रंध्र बोलते हैं। फिर थोड़ा सा बड़ा जो गड्ढा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डोलाइन बोलते हैं, और जो उससे भी बड़ा गड्ढा होता है उसे हम लोग यू वाला बोलते हैं। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पोलजे। पोलजे क्या होता है? जब कास्ट प्रदेश में अत्यधिक अपरदन के कारण कट कर नीचे की ओर गिरने लगता है और इसके कारण ढाल को पोलजे कहते हैं। था यूरोप में बाल्कन क्षेत्र का जो लिवानो पोलजे विश्व का सबसे बड़ा पोलजे है, ठीक है। फिर दूसरी एक आकृति बनती है टेरा रोसा, जो पोलजे के कारण अत्यधिक अपरदन होता है, जिसमें चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलोमाइट चट्टान भी होती है। इनके निक्षेपण को टेरा रोसा कहते हैं, ठीक है।
टेरा रोसा आकृति भी जो बनती है भूमिगत जल के द्वारा ही बनती है। फिर एक आकृति बनती है स्टेगलेटाइट बनती है। क्या बनती है? स्टेगलेटाइट बनती है, जो कांद्रा के ऊपर की ओर लटकी हुई शिलाकृति को हम लोग स्टेगलेटाइट कहते हैं। जैसे फिगर में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, जिससे ये फिगर है आपकी लटकती हुई आकृति दिख रही है, इसी को हम लोग स्टेगलेटाइट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये नीचे से खड़ी हुई आकृति है इसको हम लोग स्टेगमाइट बोलते हैं। अब ये जो दोनों मिल जाती है उसको हम लोग कांद्रा स्तंभ बोलते हैं। ये आपके टॉपिक में है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए स्टेगलेटाइट जो आपके कांद्रा के ऊपर की ओर से लटकी हुई शिलाकृति दिखती है तो उसको स्टेगलेटाइट बोलते हैं। और जो नीचे स्टेगलेट में जब अपरदन अधिक हो जाता है तो नीचे की ओर जो चूना पत्थर का जमाव हो जाता है उससे हम लोग स्टेगलेमाइट बोलते हैं। ठीक है, कांद्रा स्तंभ करते हैं जब स्टेगलेटाइट और स्टेगलेमाइट आपस में मिल जाते हैं तो कांद्रा स्तंभ का निर्माण करते हैं। ये आपको मैंने फिगर में दिखा दिया है। ठीक है, देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग स्टेगलेटाइट बोलते हैं और इसको स्टेगलेमाइट बोलते हैं। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, और जब दोनों ये आपस में जुड़ जाते हैं तो हम लोग इसको कांद्रा स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका बीपीएससी में पूछा हुआ, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। भूमिगत जल द्वारा एक लाइन में देख लेते हैं कि कौन कौन सी आकृतियां बनती है। तो भूमिगत द्वारा सबसे पहली आकृति गोलरन बनती है, दूसरी आकृति डोलाइन बनती है, और तीसरी आकृति युवाला बनती है, और चौथी आकृति पोल्जे बनती है, और पांचवी आकृति टेरा रोसा बनती है। ठीक है, और छठी आकृति जो है वो आपका बनती है स्टेगलेटाइट बनती है, दूसरी स्टेगलेमाइट बनती है, और जो चौथी आपकी कांद्रा स्तंभ बनता है। ऊपर से जो लटकी होती है उनको स्टेगलेटाइट बोलते हैं, और जो नीचे की ओर से लटकी होती है उसको स्टेगलेमाइट बोलते हैं। अब जब ये दोनों आकृतियां आपस में मिल जाती हैं ऐसे तो उसको हम लोग कांद्रा स्तंभ बोलते हैं। ये जो आकृतियां ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्मित होती है? भूमिगत जल। ये आपको याद रखना, यही आपको ऑप्शन में मिलेगा कि ये मान लो पूछ लिया आपसे कि टेरा रोसा आकृति किसके द्वारा निर्मित है, आपको ऑप्शन में दे देगा भूमिगत जल द्वारा, पवनों द्वारा, तो आपको टिक लगाना रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये सब आकृतियां हैं आपका भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था पवनों द्वारा निर्मित शिलाकृति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पवनों द्वारा कौन कौन सी शिलाकृति निर्मित होती है, डायरेक्ट हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली आकृति जो बनती है आपकी छत्रप शिला बनती है। क्या बनती है? छत्रप शिला, जिसे हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब किसी बड़ी चट्टान के नीचे मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं तो वायु मुलायम चट्टानों को अपरदित कर देती है, जिससे छाते के समान आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग छाता के समान आकृति बनती है, जिसे हम लोग छत्रप शिला बोलते हैं। ये जो आपकी आकृति बनती है ये पवनों के द्वारा बनती है। ठीक है, छत्रप शिला किसके द्वारा बनती है? पवनों के द्वारा निर्मित आकृति होती है। फिगर में देखते हैं, फिगर में आपको दिख रहा होगा ये चट्टान है आपका, देख रहे हैं इधर साइड से कट गई है। ठीक है, जब रेत आपको मतलब पवनें जब चलती हैं तो ये जो कमजोर होती है उसको आपको घिसा के मतलब वो काट देती हैं। ठीक है, और ऊपर से ये एक छतरी के समान आकृति जो दिखती है जिसे हम लोग छत्रप शिला बोलते हैं। ठीक है, ये भी आकृति आपके पवनों द्वारा ही निर्मित होती है। आगे देखते हैं, फिर एक आकृति बनाती है इंसलबर्ग, मरुस्थल में कठोर चट्टाने। ठीक है, मरुस्थल में कठोर चट्टानी टीले को इंसलबर्ग बोलते हैं। जैसे जो मरुस्थल में आप जाते हैं देखते हैं कि कहीं कहीं पर ऊंचे टीले उठे होते हैं, जैसे ये देखिए उठा हुआ है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग इंसलबर्ग बोलते हैं। ये भी आकृति आपके पवनों द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट आकृति जो है वो जीवगन, इसको इंसलबर्ग को पवन ऊपर से काट देती है तो दबाव से डिब्बे के समान आकृति बनती है, जिसे हम लोग जीवगन बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इंसलबर्ग को पवन ऊपर से काट देती है, जैसे इंसलबर्ग मतलब चट्टानें जो होती हैं जिससे उठा हुआ टीला होता है, जब वो उसको साइड से ऐसे काट देती है तो आप देख रहेंगे ये ढक्कन के समान आकृति आपको दिख रही है। ऐसे ये ढक्कन के समान आकृति मतलब डिब्बे के समान जो आकृति दिखती है उसे हम लोग जीवगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जीवगन बोलते हैं। ये भी आकृति आपके पवनों द्वारा निर्मित होती है। एक आकृति आती है डाइगाटर, इसे इंसलबर्ग को हवाओं के चारों ओर से काट देती है तो चतुष्फलकीय आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग डाइगाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइगाटर बोलते हैं, डाइगाटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है भूस्तंभ, जब किसी कठोर चट्टान के दोनों ओर लाइन से मुलायम चट्टानें पाई जाती है तो पवनें मुलायम चट्टानों को अपरदित कर देती है, जिससे स्तंभ की आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग भूस्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूस्तंभ बोलते हैं। और जो दूसरी आकृति बनती है थार्डेड बनती है। क्या बनती है? थार्डेड, जब कठोर और मुलायम चट्टानें समांतर पाई जाती हैं और भूस्तंभ की एक कतार बन जाती है, जिसे हम लोग थार्डेड कहते हैं। ठीक है, तो थार्डेड का फिगर दिख रहा होगा, ये आपको एक चट्टान दिख रही है, फिर देखिए कोई चट्टान नहीं, फिर चट्टान है, फिर कोई चट्टान है, फिर चट्टान है। जब ऐसी आकृति होती है तो उसको हम लोग थार्डेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार्डेड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है जालीदार शिला। जालीदार शिला मरुस्थल क्षेत्रों में
जो पवनें होती है पहाड़ियों में छिद्रनुमा आकृति बना देती है, जिसे हम लोग जालीदार शिला बोलते हैं। ये देखिए, जब पवनें जो है ना पहाड़ों में या पर्वतों में टकराती हैं, ठीक है, मरुस्थल क्षेत्रों में पहाड़ियों में टकराती है, उसमें छेद कर देती हैं, ठीक है, जिस कारण वो जालीदार दिखने लगती है, जिसे हम लोग जालीदार शिला भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वातरंध। वातरंध पवने पवने जब मरुस्थल भूमि में गर्त या गड्ढे का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वातरंध बोलते हैं। जब पवने हैं वातरंध में गड्ढे है उसका निर्माण करती है, उसको हम लोग वातरंध बोलते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है वालसंग झील। मरुस्थल में क्षेत्र में पर्वत से घिरी हुई झीलों को हम लोग क्या बोलते हैं? वालसंग झील। मरुस्थल के क्षेत्रों में जो पर्वतों से घिरी हुई झीलें होती है उसी को हम लोग वालसंग झील। इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? पवनों के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बरखान। बरखान किसे बोलते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों में अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार की जो आकृति होती है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, आधे चांद के आकार की आकृति है, इसी को हम लोग बरखान बोलते हैं, ठीक है। ये भी पवनों द्वारा निर्मित आकृति होती है। नेक्स्ट आता है बालू का स्तूप। क्या होती है? मरुस्थल क्षेत्र में बालू के चंद्राकार टीले को हम लोग बालू का स्तूप, जो पूरे चांद के समान जो होती है उसे हम लोग बालू का स्तूप बोलते हैं, ठीक है। फिर लोहेस का मैदान आता है। मरुस्थल क्षेत्रों में बालू वायु द्वारा उड़कर ले जाती है, जिस स्थान पर इसे निक्षेपित या जमा करती है, ठीक है, जिस स्थान पर उसको जमा करती है उसे हम लोग लोहेस का मैदान कहते हैं, ठीक है। लोहेस का मैदान जो है ना वो बहुत उपजाऊ मैदान होता है, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ये आपका लोहेस का मैदान है। सबसे बड़ा जो लोहेस का मैदान है वो आपका कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है, ठीक है। फिर देखते हैं पवनों द्वारा जो निर्मित शिलाकृति है उसको शॉर्ट में देखते हैं। छत्रप शिला का निर्माण पवनों द्वारा निर्मित होता है। इंसलबर्ग का निर्माण होता है। ज्यूगन का निर्माण होता है। डाइकाटर का निर्माण होता है। भूस्तंभ का निर्माण होता है। थारडेट का निर्माण होता है। जालीदार शिला का निर्माण होता है। वात रंध्रों का भी निर्माण पवनों के द्वारा ही होता है। और वालसन झील का निर्माण होता है। बरखान का निर्माण होता है। बालका स्तूप का निर्माण होता है। और लोएस के मैदान का निर्माण भी पवनों के द्वारा होता है। ये जितनी आकृतियां हैं ये सब किसके द्वारा निर्माण होता है? इन सब का निर्माण पवनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पवनों के द्वारा। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। फिर एक लास्ट टॉपिक हमारा आता है हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में बात करेंगे। हिमनद के द्वारा कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है? सबसे पहले जो आकृति हिमनद के द्वारा बनती है वो बनती है यू आकार की घाटी। देख लिए, यू शेप्स वैली जो बनती है वो आपकी हिमनद, मतलब बर्फीले क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच जो यू आकार की घाटी बनती है उसे हम लोग यू आकार की घाटी बोलते हैं, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण हिमनद के द्वारा होता है, ठीक है। ऐसे बी आकार की घाटी आपसे पूछा गया था जिसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा हो रहा था, और यहाँ पे यू आकार की घाटी, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि वी आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वो नदियों के द्वारा होता है, जो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है उसको हिमनद के द्वारा निर्माण होता है। फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए आपको यू आकार की घाटी दिख रही है, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनद के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। आकृति जो है वो लटकती घाटियां हैं, ठीक है, हैंगिंग वैलीज बोलते हैं, जिसे जब किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आकर जुड़ जाता है तो उसे हम लोग लटकती घाटियां बोलते हैं। जैसे कि बड़ा हिमनद है, मतलब बर्फ़ का टुकड़ा कह सकते हैं या बर्फ़ का पहाड़ कह सकते हैं, इसे जब कोई छोटा बर्फ़ का टुकड़ा या पहाड़ आके मिलता है तो इसी को हम लोग लटकती हुई पहाड़ियाँ बोलते हैं। इसका निर्माण भी हिमनद के द्वारा ही होता है, ठीक है। एक और आकृति बनती है जिसे हम लोग नुनाटक बोलते हैं। जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर कोई बड़ा हिमनद आ जाता है तो उसे हम लोग नुनाटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर कोई बड़ा हिमनद आ जाए उसे नुनाटक बोलते हैं। जैसे फिगर में देखिए, बड़ा हिमनद है और ये छोटा हिमनद है, इसके ऊपर ये बड़ा वाला आ गया है, इसलिए इसको हम लोग नुनाटक बोलते हैं, ठीक है। इसका निर्माण भी हिमनद द्वारा होता है। और हिमनद के द्वारा एक सार्क नाम की आकृति बनती है, जिसे हिमनद क्षेत्र में बनने वाले गर्त का सार्क कहते हैं। मतलब जो हिमनद के क्षेत्र, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ जो गड्ढा बनता है उसी को हम लोग सार्क बोलते हैं, ठीक है। एरीट क्या होता है? जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो जाता है। जैसे कोई चट्टान है बर्फ की और इधर भी गड्ढा हो जाता है और इधर भी गड्ढा हो जाता है, इसी को हम लोग एरीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरीट बोलते हैं। क्या करते हैं? ग्रीस रंग आती है। जब एरीट एक श्रृंखला के रूप में होती है तो उसे हम लोग ग्रीस रंग बोलते हैं। जैसे ये आपका पहाड़ है और यहाँ पे गड्ढा हो गया, ये बगल में और गड्ढा, ऐसे से जब एक श्रृंखला के रूप में हो जाती है तो इसे हम लोग ग्रीस रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीस रंग बोलते हैं। फिर एक नई आकृति आती है जो हिमनद के द्वारा ही निर्माण होता है, जिसे हम लोग फियोर्ड तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियोर्ड तट, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या बोलते हैं? फियोर्ड तट बोलते हैं। बर्फीले क्षेत्र में समुद्र के किनारे की खड़ी ढाल को हम लोग फियोर्ड तट कहते हैं। जैसे समुद्र के किनारे बर्फीला क्षेत्र है, ये समुद्र का किनारा, और यहाँ पे जो खड़ी ढलान होती हैं उसी को हम लोग फियोर्ड तट बोलते हैं। जैसे फिगर में आपको दिखाते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा समुद्र, ये पूरा समुद्र है और ये जो ढाल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फियोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फियोर्ड तट बोलते हैं, ठीक है। फिर मोरेन आता है। मोरेन क्या है? फियोर्ड तट के ऊपर बर्फीली सतह को मोरेन कहते हैं। जैसे ये आपका फियोर्ड तट है, इसी के ऊपर यहाँ बर्फ़ जो पड़ी रहती है सिल्ट के जैसे जमा रहती है, इसी को हम लोग मोरेन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका समुद्र जो खड़ी ढलान होती है, जैसे जीने आपने देखे होंगे, स्टेप बाय स्टेप जीने की जो ढलान होती है वो देखिए एकदम खड़ी होती है,
ठीक है। तो वैसी जो ढलान होती है उसी को हम लोग फ्योर्ड बोलते हैं। और जिस पे पैर रखते हैं हम लोग, जीने का जिस सतह पे हम लोग पैर रखते हैं वो देखिए फ्लैट होती है, उसी पे अगर बर्फ़ जमा कर दी जाए तो उसी को हम लोग मोरेन बोलते हैं। तो वो वही चीज़ें, वही चीज़, ऐसे ही आकृतियाँ वहाँ भी बनती हैं। ये सब आकृतियों का निर्माण जो होता है हिमनद के द्वारा ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट आकृति आती है राजमुटाने। क्या होती है? जब बर्फ का निक्षेपण भेड़ के बाल के समान हो जाता है उसे हम लोग राजमुटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजमुटाने कहते हैं। ठीक है। ड्रमलिन क्या होता है? जब हिमनद के निक्षेपण उल्टा नाव के समान हो। ये देखिए आपको नाव कैसी होती है, नाव ऐसी होती है। अगर ये आप देखिए ऐसी हो जाए, उल्टा नाव के जैसे हो जाए, तो इसे हम लोग ड्रमलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रमलिन बोलते हैं। नेक्स्ट आकृति हिमोड़ है। जब हिमानी का निक्षेपण एक चादर के समान समतल रूप में होता है जिसे हम लोग हिमोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। ये सब आकृतियां जो है हिमनद के द्वारा ही बनती हैं। शॉर्ट में देख लेते हैं हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहले तो युवाकार की घाटी बनाता है हिमनद, फिर लटकती हुई घाटियां बनाता है, नुनाटक बनाता है, सार्क बनाता है, एरिट बनाता है, ग्रीसरंग बनाता है, फियोर्ड तट बनाता है, और क्या बनाता है? और मोरेन बनाता है। ठीक है। राजमुटेन बनाता है, ड्रमलिन बनाता है, हिमोर। ये सब जो आकृतियां हैं, ये सारी आकृतियां जो बनती हैं वो हिमनद के द्वारा ही बनती हैं। किसके द्वारा बनती है? हिमनद के द्वारा। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना है। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक अगर आप तैयार करके जाएंगे तो 110% है कि 2 से 3 नंबर का यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे 12 अंकी 265834, इसको आप ज्वाइन करके इस क्लास की फ्री पीडीएफ जो है ना आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। फ्री पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।